आरएलडी ने अपना खतौला में उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन इसी के साथ ही आरएलडी में बगावत के सुर भी अब उठने लगे हैं। लोकदल नेता अभिषेक गुर्जर ने लोकदल छोड़ दिया है। अभिषेक गुर्जर ने मदन भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि मदन पैराशूट प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि आज जयंत चौधरी की रैली में अभिषेक शामिल हुए थे और मंच साझा भी किया था। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला था। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पहली बार मुजफ्फरनगर पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 6 महीनों तक विपक्ष गायब रहा है और अब चुनाव आ गए हैं तो समूचा विपक्ष बाहर निकल आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग जनता और समाज के लिए काम करते हैं। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में पहले की अपेक्षा दुगने से भी भारी मतों से उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। 7 साल विभाग संयोजक रहा, 3 साल क्षेत्र में मंत्री रहा। ऐसे मंत्री नहीं जो मंच में बैठे यार, ऐसे कोई मंत्री नहीं, सब कुछ अपने हाथ में। और 10 से 18 तक रहता है। फिर मेरी पार्टी ने कहा कि इधर काम नहीं, इधर करना, तो उधर चला गया। अब मुझे दोबारा फिर आप लोगों को नमस्ते करने का काम मिला है। आप विश्वास करो, मैं अच्छे सबको नमस्ते करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा के हम लोग। और वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पीपलहेड़ी गांव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी ने प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि रालोद प्रत्याशी बाहरी नहीं है, भारी होगा, वजन से भारी होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें खतौली विधानसभा सीट को दोबारा जीतने का मौका मिला, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रालोद के कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती हमारे खाते में होगी। और उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे, दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक के दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारे मुद्दा है कि मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित हुआ। जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर चलेंगे। में माना गया गौरव की मां भी चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, क्या कहेंगे? ये उनका फैसला है, इसमें कोई रोक नहीं होती। क्यों चुनाव लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए, कौन लड़ सकता है, ये तो आखिरकार जनता ही मानक तय करेगी ना। और यूपी के मैनपुरी में लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव के बिगुल बजने के साथ ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है। मैदान में सबसे बड़ी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। सपा ने मैनपुरी की तरफ से डिंपल यादव के नाम को सामने उनका नाम आ चुका है, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम का ऐलान अभी होना बाकी है। और इसी कड़ी में यूपी बीजेपी ने बैठक कर प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसे पार्टी आलाकमान के पास भेजा गया, जिस पर मैनपुरी से बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्द ही बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। वहीं सपा से डिंपल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा की संकुचित सोच से बताया है। देखो, तीनों वरिष्ठ नेता हैं। रघुराज साहब भी सांसद रह चुके, विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी में। इस समय ममतेश जी भी एमएलए रह चुके हैं और प्रेम सिंह साक जी 2014 का उपचुनाव लड़े, 2019 का आम चुनाव लड़े और भारी मत पाए। तो नाम स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं के नाम चलते हैं, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता है तो नाम चल रहे हैं उनके। क्या लग रहा है पार्टी का? ये तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का वो काम है, वो फैसला करेंगे। जिलाध्यक्ष उसको नहीं, हमसे जो राय मशविरा लिया जाता है वो मैं मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, पार्टी का अनुशासन है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी लोकसभा? वो 100% जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी संकुचित सोच को जाहिर किया है, संकुचित सोच। आप समझो, पहले जाति का उन्माद फैलाया, फिर परिवार की दबंगई दिखाई और अब आप केवल मैं और मेरी पत्नी उस पर सिमट गए हैं। तो ये उनकी संकुचित सोच है। पूरा मैनपुरी संसदीय क्षेत्र इसको जान और समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ये चाहे कि हम लोकसभा लड़ें तो अब तो उसे
पहले तो ये था कि सैफई कुनबे के किसी के मां की कोख से पैदा हो, अब तो वो भी नहीं रहा है। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। लखनऊ से यह खबर है, राजधानी में डेंगू के 36 नए मरीज मिले हैं। चंदनगर में 4 और ऐशबाग में 3 नए केस ये सामने आए। इंदिरा नगर में 4 और चिन्हट में 3 मरीज मिले हैं। और साथ ही डूडियागंज की अगर बात की जाए तो 3 यहां पर भी मरीज मिले हैं डेंगू के। एनके रोड पर 3 नए मरीज मिले हैं। अलीगंज में 3 है, रेड क्रॉस में ये 3 मरीज मिले हैं और सिल्वर जुबली में 3, मोहनलालगंज में 2 और माल में 2 मिले हैं। साथ ही मलिहाबाद में ये 3 केस सामने आए हैं। तो डेंगू अपना डंक जिस तरह से मार रहा है, ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नए नए मरीज सामने आ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और वहीं सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर वो हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज सबसे पहले शाम को गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के संग उन्होंने बैठक की है। और कल सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रवि गोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और वह योगी सरकार अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए बाल सेवा योजना चला रही है। राज्य में कोरोना के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनमें से किसी एक की मौत अगर हो गई है तो उनके भरण पोषण की व्यवस्था और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन्होंने शुरू की थी। और इस योजना के अंतर्गत बेसहारा बच्चों को पालन पोषण के लिए हर महीने 4,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। साल 2022 और 23 में आपको बता दें कि 13,371 बच्चों के लिए प्रथम छिमाही किस्त के स्वरूप सभी जिलों को यह भेजी जा चुकी है। और फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल के नाम तो झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। और साथ ही राष्ट्रपति के ऊपर विवादित बयान देने वाले अखिलेश गिरी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। दबे कुचले समाज के लिए ऐसा बोलना गिरी हुई सोच है। और पहले अभी मध्य जो उन्होंने पंजाब में वादे किए थे, और मुझे लग रहा है कि जब भी गिनीज बुक में नाम आएगा झूठ बोलने पर तो केजरीवाल जी का जरूर आएगा। रामपुर मैनपुरी अभी तो घोषित हुए हैं, सीट निकलेगी। अब जब मेरा आजमगढ़ जैसा रामपुर लोकसभा सीट निकाल सकती है, भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। महामहिम राष्ट्रपति को लेकर टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जो है आपत्तिजनक बयान दिया है। उसको लेकर आज बीजेपी ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई। एक आदिवासी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, ये विपक्ष हताशा की पहचान है। एक अधीर रंजन चौधरी ने भी, कांग्रेस के जो एक विपक्ष के नेता है पार्लियामेंट में, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। ये जितना एक सर्वोच्च पद है, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ। भारत का सर्वमान्य पद राष्ट्रपति का है और उनके विषय पर बोलना और एक आदिवासी महिला, दबे कुचले समाज की महिला के लिए बोलना, मुझे लग रहा है कि ये गिरी हुई सोच वाले लोग हैं। किसी से विरोध है या किसी विषय का विरोध है, विरोध विषय का करिए ना। लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक गरीब की महिला, एक संघर्षशील महिला जिसने जिंदगी भर मुसीबतें देखी, जवानी में पति चले गए, 2 बेटे गंवा बैठी, फिर भी वो पार्टी के लिए काम करती रही। और मोदी जी को एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने बैठाया, कम से कम सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी करने का अधिकार। टीएमसी की जो मुख्यमंत्री वो खुद एक महिला है, इसके बावजूद उनके नेता लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? टीएमसी स्वयं नहीं समझ पा रही है। मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी भी बौखलाहट में है। और वह राजधानी के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने रविवार को सभी धर्म गुरुओं को लेकर उनको बुलाया और उनसे डेंगू की समस्या से निपटने में सहयोग भी मांगा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर रोजाना आने वाले लाखों लोगों को डेंगू से बचाने में उनका सहयोग बेहद जरूरी है। धर्म गुरुओं ने उन्हें भरोसा दिया कि वो अगले 2 दिन में सभी धार्मिक स्थलों की सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव का काम भी वो पूरा कर लेंगे। वहीं नगर आयुक्त ने नगर निगम की ओर से उन्हें हर जरूरी सहयोग देने का भरोसा भी दिया है। दूसरी ओर नगर आयुक्त ने राजधानी वासियों से अपील की है कि वो डेंगू की समस्या से निपटने के लिए अपने घरों के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। इससे डेंगू के लार्वा के पनपने का खतरा दूर हो जाएगा।
नहीं, डेंगू को लेके जो हमारे सारे धर्मगुरु हैं उनको हमने आज आमंत्रित किया था नगर निगम ने, और जो डेंगू को लेके हमें जन सहयोग चाहिए वो हमें मिल रहा है। उसको और बढ़ाने के लिए आज हमने धर्मगुरुओं के द्वारा अपील की गई है, उनके द्वारा हमारे द्वारा जो अपील की गई है वो मैं आपने देखा भी। डेंगू में दो तरह से लड़ाई है, एक जो नगर निगम को लड़नी है, एक स्वास्थ्य विभाग को लड़नी है, एक जो हमारे नागरिकों ने लड़नी है। क्योंकि डेंगू जो है घरों के अंदर साफ पानी का एक मच्छर है जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। तो अभी जो लास्ट 10 दिन से अभियान चला है जिसमें 8 जोनों में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रैंक के अंतर्गत टीमें जो गई है, घर घर जाके दस्तक दी गई है। केस बेस पे हम लोगों ने घरों को नॉक किया है, सुबह 5:30 हमारी टीमें पहुंच जाती है और जिसकी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई है हम लोग वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहला तो ये है कि लोगों का हमें बहुत भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं वाराणसी पहुंचे माता शारदा मेहर धाम के पीठाधीश्वर देवी प्रसाद जी महाराज और उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रधान पुजारी पवन पांडे शास्त्री जी महाराज का भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए भक्तों ने जगदम्बा भवानी और जय माता दी के नारे भी लगाए। देवी प्रसाद महाराज ने भक्तों से काशी की महिमा का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि काशी योग अध्यात्म और मोक्ष की नगरी है। बाबा विश्वनाथ से बड़ा योग का कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे काशीवास मिला उसे खुद स्वयं शंभु ने अपने शरण में लिया है। उन्होंने कहा कि धरती पर कोई भी ऐसी नगरी नहीं है जिसके नाथ विश्वनाथ हो, मात्र काशी नगरी ऐसी है जो बाबा के आशीर्वाद से चल रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थान का महत्व यह है कि काशी में किया गया जब तब कई गुना होकर यह मिलता है। और वहीं अगर आप आगरा कैंट से सुल्तानपुर होते हुए सदर की ओर जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, कहीं आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि आगरा कैंट से सदर की ओर जाने वाली इस रोड की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सड़क में गड्ढे हैं या फिर यह कहें कि गड्ढों में सड़कें बनी हैं, समझ से दूर है। यह आलम तो तब है जब इस सड़क के एक नहीं बल्कि कई रहनुमा हैं, लेकिन इन रहनुमाओं को इस सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाले हादसों की कोई परवाह नहीं है और न ही इन्हें वाहन चलाने के जो चालकों की जिंदगी है उनसे कोई सरोकार है। स्थिति तो तब है जब उस समय बनी जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद सड़कों का गड्ढा मुक्त बनाने के दिशा निर्देश यहां पर दिए थे और उसकी समय अवधि भी 15 नवंबर तक ये रखी गई है। आखिरकार कैसे होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन, ये सवाल बना हुआ है। वैश्विक पर्यटन ही आगरा में हजारों की संख्या में प्रतिदिन देशी और विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर कदम रखते हैं तो उनको तमाम असुविधाओं का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी अनुरूप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। मैं एक ऐसी सड़क पर रखता हूं जहां से वीवीआईपी मूवमेंट होता है, तमाम सैलानी यहां से गुजरते हैं और ये सड़क है आगरा कैंट से सदर को जोड़ने वाला। आप पीछे देख रहे हैं आगरा छावनी का बोर्ड लगा रहा है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ से कैंटोनमेंट यानी आगरा छावनी की सीमा शुरू होती है और सड़कों की हालत देखी जा सकती है। सड़कों की हालत बताती है कि यहाँ के हालात किस है भयावह। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हर बार जब भी बारिश होती है पानी भरता है और यहाँ से स्कूली बच्चे या ऑटो चालक या रिक्शा चालक यहाँ पे चोटिल होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग गुजरने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये सड़क है, आपको क्या लग रहा है इस सड़क को लेकर? इस सड़क को लेकर आप देख ही रहो क्या लगेगा। गड्ढा है सड़कों में, गड्ढों में सड़क है और सड़क में गड्ढे हैं। जी जी, दोनों ही बात है। तो 15 नवंबर तक सीएम ने आदेश दिए हैं गड्ढा मुक्त, क्या बोलोगे? 15 तारीख में अब 2 दिन रहेंगे, देखते हैं सीएम साहब के क्या। और सीएम साहब ने तो अब कह ही दिया अपनी अधिकारियों के हाथ में, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसमें कुछ विवाद भी दिखाई दे रहा है इसमें सड़क को लेकर? लगता तो ऐसा ही है, सब सालों हो गए कल्याण सिंह जी के टाइम की बनी हुई सड़कें हैं, जब से बनी नहीं है सड़कें। कल्याण सिंह जी के जमाने की ये सड़क है और अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। और बताते चले कि आगरा छावनी रेलवे पीडब्ल्यूडी इसके साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण भी इस पर अपना दावा करता है। हमारे साथ एक और यहाँ पर राहगीरों से बात करेंगे। सर, क्या मानते हैं आप, डेली यहाँ पर प्रतिदिन निकलते हैं? रोड की हालत तो बहुत खस्ता है जी, पर योगी जी का आदेश आया था कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। तो ये रोड का कुछ विवाद है 2 विभागों के बीच में, शायद ऐसा मैसेज हम लोगों ने पता किया। तो विभागों का विवाद है पर शायद हो सकता है 15 तारीख तक सुलझ जाए और योगी जी का जो आदेश है वो लागू हो जाए। तो रात ही रात में संभव है कि हो जाए? रोड तो रात ही रात में बन जाते हैं अगर चाहे अधिकारी तो।
अधिकारी अगर चाहेंगे तो रात ही रात में रोड बन जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। हादसे कितने होते हैं सड़क पर? इस रोड पे हादसे तो होते हैं, देख रहे हैं आप, गिट्टियाँ बाहर निकली पड़ी हैं और गाड़ियाँ स्लिप मार जाती हैं। लड़कियाँ स्कूल हैं यहाँ पर, कई स्कूल पढ़ते हैं, जो बच्चियाँ स्कूल एक्टिवा वगैरह लेके आती हैं, तो होते रहते हैं हादसे। अभी एक करीब 3 महीने पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट में वो ब्रेन हेमरेज हो गया था। मतलब इतना बड़े गंभीर हादसे होते हैं, लेकिन 4-4, 3-3 विभाग होने के बावजूद भी इस सड़क का कायाकल्प नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के जीर्णोद्धार के आदेश दिए, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी उनके आदेशों को पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा।